वो वही मौलाना मदनी है जो कहते हैं आदमी 80 साल तक शादी कर सकता है, इस्लाम कहता है, लेकिन औरत 40 साल में बूढ़ी हो जाती है। ये सोचे। और जो ये प्रोपेगेंडा फैलाएं कि मुसलमान को टारगेट किया, आदिवासी को, गिरिवासी को, वनवासी को, दलित को, दिस दैट को, उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। 150 करोड़ की आबादी हो गई और यहां वही राजनीतिक छोटेबाजी चल रही है। कैसी बात कर रहे हो अभद्र किस्म की? मर्द को 4 शादी लगेगी क्योंकि वो बूढ़ा नहीं होता। कैसी गलीज मानसिकता है। मदनी साहब से तो प्रेरणा लेके फजील अहमद और एसटी हसन और शफीकुर रहमान सब घूम रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी का वीडियो लेके आ चुका हूं। और दोस्तों, इस बार इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि इस तरह से जो भारत में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने को लेकर जो बातचीत हो रही है, उसी पे आज की डिबेट आधारित है। आज की डिबेट में कांग्रेसी प्रवक्ता मुन्ना खान और जो फजील अहमद है, उनको अमिताभ अग्निहोत्री जी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक्सपोज किया है। ये लोग जो बोल रहे हैं कि हम जो है सरकार का कोई भी कानून नहीं मानेंगे, हम तो सिर्फ कुरान के हिसाब से चलेंगे, इस पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनको जो है बहुत अच्छे तरीके से झाड़ा है। तो चलिए डिबेट शुरू कर लेते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो को चलते हैं। फजील अहमद साहब, एसटी हसन कह रहे हैं कि हमको तो भाई जो कुरान पाक ने बताया हम उसी से चलेंगे, बाकी ये चाहे एक कानून बनाए चाहे 10 बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कानून से हमारे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, हम तो उसी रास्ते चलेंगे। एक तो मसला ये, और दूसरा मेरा मसला ये कि जनसंख्या पर अगर देश को कुछ भी कदम उठाना है तो मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई कदम हो सकता है, क्योंकि जन जागरण से तो कुछ होना हवाना हुआ नहीं। 75 साल हो गए जन जागरण करते करते, आबादी 150 करोड़ हो गई। ठीक, तो इसमें कोई हार्श कदम भी नहीं है कि भाई दंड विधान है। यह कहा गया कि आपके 2 से ज्यादा संतान होंगी तो जो सरकारी योजनाओं के लाभ मिलते हैं उन दायरे से आप बाहर आ जाएंगे। फजील अहमद साहब कैसे देखते हैं? अमिताभ जी, ये सही आपने कहा कि 1955 में एक कानून आया, हिंदू कोड बिल, और उसी से पहले एक कानून आया था जमींदारी उन्मूलन अधिनियम। जब देश आजाद हो गया तो एक खास वर्ग के पास 500 एकड़ 400 एकड़ जमीन क्यों रहेगी? जमीनों को बांट दो सबको, देश के आदिवासियों को, गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को, जिनके पास 1 कट्ठा भी जमीन नहीं है देश के अंदर। उस समय जमींदारी उन्मूलन अधिनियम ला करके जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि देश को बांट दो, लेकिन इतना विरोध हुआ देश के अंदर कि भाई जमींदारी उन्मूलन अधिनियम नहीं आ पाया। आज भी भूमिहीन है दलित, पिछड़े जात के लोग, और एक खास वर्ग के पास आज भी 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा जमीन है। यदि एक गांव में अगर 2000 की आबादी है तो 5 लोगों के पास 100 बीघा जमीन है, बाकी लोग भूमिहीन है। ये इतना ज्यादा जो अंतर है समाज के अंदर, इस अंतर को खत्म करने की जरूरत है। और सुन लीजिए, अब देखिए रावत जी के पास जमीन ज्यादा है ना, इसलिए इनको तकलीफ हो गई। इसलिए रावत जी के पास जमीन ज्यादा है, ये लॉ लेके आए थे और सीलिंग शुरुआत हुई थी, और उस सीलिंग के तहत फजील अहमद, लैंड रिफॉर्म पर आज बहस नहीं है। आज लैंड रिफॉर्म पर बहस नहीं, आज जनसंख्या नियंत्रण और यूनिफॉर्म सिविल कोड, उस पर इस कानून को दबाने के लिए कि भाई ये कैसे समय पर, और सबको पट्टे दिए गए थे, सबको जमीन दी गई थी। आपको अगर नॉलेज की मत बोलिए, 2 डिग्री का पट्टा लेकर के आपने आज भी घर बनाने को दलित के पास जमीन नहीं है, घर बनाने को जमीन नहीं है। रामधारी सिंह ने लिख दिया कि दूध भरा कुत्ता खाता है, और एक बिहार के अंदर लिख दिया कि अमीर का घर में दूध कुत्ता खाता है और मां को दूध नहीं है छाती में, वो गरीब अपने बच्चों को पिला सके। उत्तर प्रदेश के हल ठीक, रुकिए, श्रावण साहब आप भी रुकिए, फजील अहमद आप भी रुकिए। आप बहस को डिटेल करना है, आपको बाद में आएंगे फजील अहमद। लेकिन जो बात अभी नहीं आएंगे, आप अभी शांत रहो। फजील अहमद ने जो बात की उसमें तथ्यात्मक गलतियां हैं, कुछ उनको याद नहीं रहा होगा, या ये फेसबुक और व्हाट्सएप का भी आजकल बड़ा लोचा है। लोग इसकी बात को भी सही मान के कोट कर दे रहे हैं, बाद में फंस जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चरण सिंह जमींदारी उन्मूलन लागू करा गए, ठीक, एक बात तो समझ लो। दूसरी बात ये समझ लो, 3 बातें बताऊंगा हमेशा के लिए, फजील अहमद साहब का क्लियर हो जाएगा इस विषय पर दृष्टिकोण। दूसरी बात, आचार्य विनोबा भावे ने देश भर में भूदान आंदोलन जब जो चलाया था उसमें लाखों लाख एकड़ जमीन गरीबों के नाम गई। तीसरी बात मैं कहता हूं, फजील अहमद साहब की बड़ी अच्छी बात है, उनके मन में गरीबों के लिए अचानक से जो दर्द जागा उसका स्वागत होना चाहिए कि दलित को, अरे रुको भाई, कि दलित को जमीन क्यों नहीं है। ठीक, मैं एक सुझाव देता हूं। अब फजील अहमद और अमिताभ अग्निहोत्री सरकार तो है नहीं, हम तो सुझाव ही दे सकते हैं, तो हम भी देते हैं सुझाव। जितनी संपत्ति जामा मस्जिद के इमाम परिवार के पास है उसको गरीब जो नमाज पढ़ने आते हैं उनमें बांट दो शुक्र को। क्या यही शुरू करो ना। जितनी संपत्ति मदनी परिवार के पास है, महमूद मदनी और अरशद मदनी, वहीं से बंटवारा शुरू करो। चैरिटी बिगिंस एट होम, जे हो जाएगी। चलो इस काम में लगो भाई, ये अच्छा काम है। मुन्ना खान साहब, अब हम बहस को डिटेल नहीं होने देंगे कि कोई दूसरी तरफ ले जाए। मेरा स्पेसिफिक सवाल, जो जिनके 2 से अधिक संतान हो एक कट ऑफ ईयर के बाद, वो लोग लाभार्थी वर्ग, सरकार के लाभार्थी वर्ग से बाहर माने जाएं, इस प्रस्ताव पर देश से राय मांगी जा रही है। ठीक, कांग्रेस जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस प्रस्ताव को कैसे देखती है? अमिताभ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। सवाल यह है कि सरकार फुल बहुमत में, पूरी मेजोरिटी है सरकार के पास, तो ये सरकार की आदत डराने वाली पता नहीं कब जाएगी। ये सरकार डरा क्यों रही है और बार बार डराने का काम कर रही है? आप फुल मेजोरिटी में, आपको जो कानून लाना है आप लाइए, वो आप किसी से पूछते नहीं, कोई आपकी सर्वदलीय बैठक होती नहीं, विपक्ष से आपको कोई लेना देना है नहीं, तो आप डरते किस बात से, डराते किस बात से? आप लाइए कानून, किसने रोका आपको? ये बार बार प्रोपेगेंडा फैलाना, जब आपको पता है कि 2024 में हमें जवाब देना,
हमें किसान को जवाब देना है, जवान को जवाब देना है, महिलाओं को जवाब देना है, व्यापारियों को जवाब देना है। तो ये अलग अलग प्रोपेगेंडे पूरे देश में प्रचलित करना, देश की जनता को डराना, किसी एक वर्ग समुदाय को टारगेट करना, ये बता रहा है जनसंख्या सरकार की नियंत्रण में कौन मानसिकता। टारगेट हो गया? एक मिनट रुकिए, एक मिनट ऐसे भागिए नहीं। जनसंख्या नियंत्रण में कौन सा एक वर्ग टारगेट हो गया? कौन सा समुदाय टारगेट हो जनसंख्या गया? कानून में अरे कौन टारगेट हो गया वो बताइए। आपने बोला एक वर्ग टारगेट, कौन टारगेट हुआ? टेल मी। सबसे बड़ी बात है, अरे सबसे बड़ी नहीं, सबसे छोटी बात हो कानून की जाए, लेकिन ये बताओ कौन सा वर्ग टारगेट हुआ जनसंख्या नियंत्रण से? उतना बताओ। नहीं, कोई वर्ग, अरे आपने अभी बोला भैया, मुस्लिम की देखी जाए अरे आपने अभी बोला तो उसमें स्वाभाविक कौन डर रहा है? ना 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 मुन्ना खान साहब प्लीज, कौन डर रहा है जनसंख्या नियंत्रण के कानून से और कौन टारगेट हो रहा है? मुझे नाम खोलिए। कोई नहीं डर बोल रहा बोल है, नहीं बोलो। सरकार की अभी डराने की आपने आदत बोला बहुत पुरानी है। ये कोई नहीं डर रहा है और सरकार की डराने की बहुत पुरानी सॉरी, आदत है। आपने अभी दो बातें बोली कि डराने की कोशिश कर रही सरकार बार बार और एक खास वर्ग को टारगेट कर रही। अरे नाम लीजिए ना नहीं ले तो रहा हूं, आप समय दीजिए तो जी। सही। बताइए कौन सा, मैंने पूछा प्रश्न, कौन सा वर्ग टारगेटेड है जनसंख्या नियंत्रण से? किसी को कोई बुरे नहीं, कोई खतरा नहीं। नहीं, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। जो आपने सवाल उठाया आप उससे भाग रहे हैं ना, ये उत्तर ही नहीं। मैंने पूछा, प्रश्न नहीं पूछा। एक किसी नो, नो, समुदाय नो, को नो। टारगेट करके किसको टारगेट? बोलो ना, एक ही बात आप गोल गोल घुमा रहे हो। मैंने आपसे निवेदन किसी किया, एक समुदाय को, बताइए ना किसको टारगेट किया जा रहा है? सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी हो, कोई एक समुदाय को टारगेट करके। नहीं, किसको टारगेट? अभी रुकना होगा, तब तक सोच लीजिए दोबारा से। मैं आपके पास, मुन्ना खान साहब रुकिए, मैं आज पूरी बहस में आपके पास यही सवाल खड़ा रखूंगा। आपने कहा एक वर्ग को टारगेट किया, उस वर्ग का नाम बोलिए। ठीक, खैर अब मैं आता हूं आनंद दुबे के पास। उससे पहले एक बात कहूं, आप लोग नाम नहीं खोल पाओगे, आप लोग सब तरफ ताली बजाते हो हैं, लेकिन मेरी सेहत तो उतना फर्क नहीं, मैं तो कबीरपंथी आदमी हूं। तो मैं बताता हूं, जो लोग ये प्रचार दुष्प्रचार कर रहे हैं वो भारत के साथ अन्याय कर रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण मुसलमान के खिलाफ टारगेट किया जा रहा है। हाँ जी, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, जैन हो, आदिवासी हो, गिरवासी हो, शहरवासी हो, मुंबई वासी हो, दिल्ली में, कोई फर्क अब नहीं होना चाहिए। एक व्यवस्था सब पर लागू करिए, सख्ती के साथ लागू करिए। और जो ये प्रोपेगेंडा फैलाएं कि मुसलमान को टारगेट किया, आदिवासी को, गिरवासी को, वनवासी को, दलित को, दिस दैट को, उनके खिलाफ भी राजद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। 150 करोड़ की आबादी हो गई और यहां वही राजनीतिक टोटेबाजी चल रही है। ये नहीं चल रहा। जी, एक सांसद ये कहे जिसने शपथ ली हो संसद में, मेंबर में जब चुन के आए हो, वो ये कहे कि भाई कुला कानून बना दो, कोई कानून बना दो, हम तो कुरान पाक के हिसाब से ही चलेंगे, कानून से नहीं चल सकते। सांसद, कोई सामान्य व्यक्ति बोले, बात समझ में आती है नहीं? बिल्कुल ठीक है। जो उस सभा का सदस्य है, जो सभा कानून बनाएगी, वही कह रहा कि भाई हमारे ठेंगे से। फिर लेकिन वो सांसद ये कहता है कि हिंदू के जो पूजा स्थल विधेयक है उस कानून को कोई मत छूना, क्योंकि वो कानून हमें पसंद है। क्या ये वाले कानून ठेंगे पे, वो वाला कानून पसंद है? रावत साहब, ये तो मामला बड़ा गड़बड़ है। अमिताभ जी सांसद तो बन गए, उन्होंने संविधान की शपथ भी ले ली, लेकिन शपथ ली है वो शायद वो भूल गए कि क्या शपथ ली है मैंने। संविधान की शपथ में लिखा है कि विधि के विधान को मैं सबके लिए बराबर तरीके से देखूंगा। वो इस तरह के सांसद होते हुए इस तरह की स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, और देते तो उन पर केस रजिस्टर्ड हो सकता है और उनकी सदस्यता जा सकती है। क्योंकि कोई भी सांसद इस प्रकार के जातवादी या धर्म के ऊपर अगर कोई इस प्रकार के अपना कोई स्टेटमेंट देता है तो वो गलत है शपथ लेने के बाद। और दूसरा वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के लिए तो होना चाहिए वो, लेकिन हमारी पाक कुरान मस्ट है। यही तो इस देश के अंदर नहीं होना चाहिए। इस देश के अंदर सबके लिए बराबर कानून होना चाहिए। आप अपने धर्म को मानते हैं, अपने घर में मानिए, अपनी मस्जिद में मानिए, संसद के अंदर, संसद के बाहर, पब्लिक डोमेन पे, डेवलपमेंट पर, कहीं पर भी देश के अंदर स्कूल, कॉलेज, विद्यालय, यूनिवर्सिटी, सेना, पुलिस, सब में बराबर के कानून होने ही चाहिए। अगर ये कानून की सपोर्ट करते हैं तो ठीक है, नहीं तो ऐसे लोगों का विरोध होना ही चाहिए। फजील अहमद साहब, एसटी साहब ने कहा कि भाई ये चाहे जितने कानून बना दे, हमारे ऊपर किसी कानून से फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा हमारे लिए तो कुरान पाक ही है। तो अब सवाल खड़ा होता है कि देश की 12%, 15%, 17% जो भी आबादी है, क्या वो कुरान पाक से चलेगी या संविधान से चलेगी? ये एक बड़ा क्लैश बार बार खड़ा होता है। एक पहले सवाल सुन लो, फिर आप उत्तर देना। बार बार ये सवाल खड़ा होता है कि संविधान और कानून एक तरफ और धार्मिक किताब एक तरफ, उसमें टकराव पैदा करने की स्थिति क्यों की जाती है बार बार? फजील अहमद, देखिए एसटी हसन ने जो बात कही उसको ठीक से आप समझिए। अच्छा, इस देश के अंदर समझ नहीं पाए हम। हाँ, नहीं समझ पाए हम, समझा देते हैं, छोटे भाई भी बड़े भाई को समझा देते हैं। जी समझा भैया। हाँ, दहेज निरोधक अधिनियम बना देश के अंदर, दहेज निरोधक अधिनियम बना। हाँ, लेकिन हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि तिलक लेना हमारा धर्म है, और खुलेआम तिलक लेते हैं। 20 लाख चाहिए, 1 करोड़, 2 करोड़ जो भी लेते हैं, पर वो कहते हैं कि भाई तिलक लेना हमारा धर्म है, और पूरे डंके की चोट पर पब्लिक के सामने पैसा का रखते हैं और तिलक लेते हैं और अपनी रीति रिवाज से शादी करते हैं। कानून को ठेंगे पे रखते हैं। कानून कहता है कहने दीजिए, हम अपना काम करेंगे ना, तिलक लेते हैं ना, आप भी अपने बेटा बेटी का शादी आप गलत बता रहे हैं। आप बोल लो, अभी को हमें बोलने नहीं दिया। आप बोल लो, फिर मैं आपके तर्क पर बता रहे हैं। पहले बोल लो। दहेज निरोधक अधिनियम बना, सुन लीजिए, दहेज निरोधक अधिनियम बना, अस्पृश्यता निवारण अधिनियम बना। इस देश के अंदर 2 ऐसे कानून बने जो सामाजिक रूप से जरूरी थे, और हम किसी भी कानून को मानने ना, अब आप डिटेल हो रहा है। बस आगे बात आपने तक दे दिया। अब सुनो आगे आगे बात। फजील अहमद ने पहले इसका निपटारा हो जाए, जो आप बोले हो आगे काम आएगी, और चैनलों पर भी बहस काम आएगी। फजील अहमद ने 2 तर्क दिए, वो दोनों तर्क
लचर हैं इस नाते, अस्पृश्यता निवारण कानून, वो ऐसी पिक्चर पेंट कर रहे हैं फजील अहमद जो असत्य है, भ्रामक है। उसमें कोई भी जाके शिकायत करे, फजील अहमद की गिरफ्तारी हो जाएगी 5 मिनट में। कानून तभी तो लागू होगा ना जब कोई शिकायत करने जाएगा। आप दहेज के डाउरी एक्ट में शिकायत कराइए, गिरफ्तारी हो जाएगी। किसी गोल बोल बात कर रहे हो, किसी गोल बोल बात कर रहे हो। यही दुष्प्रचार है जो एसटी हसन करते हैं, कभी कभी फजील अहमद करते हैं, कभी मदनी जी कर देते हैं। ये दुष्प्रचार, वो वही मौलाना मदनी है, नहीं अभी नहीं, वो वही मौलाना मदनी है जो कहते हैं आदमी 80 साल तक शादी कर सकता है, इस्लाम कहता है, लेकिन औरत 40 साल में बूढ़ी हो जाती है। ये सोच है, ये ज्ञान दे रहे हो हमको। अरे नहीं जी, हम समझाएंगे, क्या बात कर रहे हो। वो सबके गुरु तो मदनी है जो कह रहे 45 साल में औरत बुढ़ा जाती है, इसलिए मर्द को 4 शादी लगेंगी। क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो आप, अभद्र किस्म की। मर्द को 4 शादी लगेगी क्योंकि वो बूढ़ा नहीं होता। कैसी गलीज मानसिकता है। मदनी साहब से तो प्रेरणा लेके फजील अहमद और एसटी हसन और शफीकुर रहमान सब घूम रहे हैं। यही ना समस्या है, ये नहीं चलेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों डिबेट समाप्त हो चुकी है, और यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। तो चलिए वीडियो की बात कर लेते हैं। और वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरह से जो मुन्ना खान है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, और ये जो फजील अहमद है, ये लोग जो है सर बोल रहे हैं कि हम सरकार के किसी कानून को नहीं मानेंगे, मतलब हम तो जो है अपने कुरान के हिसाब से चलेंगे, और भारत में जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके लिए जो है सरकार जिम्मेदार है। और डिबेट में आप लोगों ने देखा कि इनको जो है ये और लोगों को लेके बात कर रहे हैं कि दलित जो है, दलित परेशान है, ये है वो है, सारी बातें करेंगे, लेकिन ये लोग जो है असली मुद्दे पे अपनी कभी भी बात नहीं करेंगे। तो दोस्तों डिबेट में अभी रावत जी ने भी बहुत अच्छे से इन लोगों को जो है एक्सपोज किया है। और डिबेट आपको कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अमिताभ अग्निहोत्री से जुड़ा हुआ डिबेट कंटेंट आपको हमारे चैनल पर आगे भी देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।